गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन लेसन 4 मानचित्र। आज हम इस लेसन के अंदर क्या करेंगे, मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानचित्र क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और आजकल तो ग्लोब भी बहुत से प्रकार के होने लग गए हैं। पहले क्या था, प्लास्टिक का होता था, आजकल क्या है कि हवा भरने वाले ग्लोब भी आ गए हैं। तो हम इस लेसन के अंदर पढ़ते हैं इसको। पहले हम करते हैं परिचय। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। संपूर्ण पृथ्वी को उसके वास्तविक आकार व माप में एक साथ देखना अत्यंत कठिन है। अतः हम प्रारूप चित्र या मानचित्र का प्रयोग पृथ्वी को पूर्ण या इसके कुछ भाग को देखने के लिए करते हैं। आगे आता है ग्लोब। ग्लोब को छोटे पैमाने पर पृथ्वी का प्रारूप है। यह महासागरों, महाद्वीपों को उनके वास्तविक आकार, वास्तविक माप व एक दूसरे के मध्य वास्तविक दिशा व दूरी के संबंध को दर्शाता है। ग्लोब का पैमाना पृथ्वी पर दूरी व दूरी के बीच का संबंध पाया जाता है। वैसे इसकी उपयोगिता अनेक कमियों के कारण अत्यंत सीमित है। प्रथम, इसके अंदर क्या है कि एक समय में केवल एक ही अर्धभाग का निरीक्षण किया जा सकता है कि एक समय के अंदर हम इसके एक या आधे भाग का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, ग्लोब पर अनेक व्याख्याओं की प्रस्तुति हिसाब से अत्यंत छोटे पैमाने पर अंकित है कि क्या है कि इसके ऊपर जो आकृतियाँ दी जाती है अत्यंत छोटी होती है, समझने में कठिनाई आती है। नंबर तीसरा, ग्लोब को भारी भरकम होता है तथा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। आगे आता है मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग को समतल सतह पर प्रस्तुत करता है। इसे प्रयोग करना आसान होता है व इसे अन्वेषणों व पर्यटकों द्वारा क्षेत्रों तक ले जाया जा सकता है। मानचित्र छोटे क्षेत्रों की अधिक जानकारी व विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें बड़े व छोटे पैमानों पर भी बनाया जा सकता है। आगे आता है मानचित्र के लाभ कि मानचित्र के हमें क्या क्या लाभ होता है। नंबर 1, ए भाग है, मानचित्र छोटे क्षेत्र की बिल्कुल सही सूचना बताते हैं। नंबर ब भाग, इन्हें आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। नंबर 6 भाग, आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की सूचना को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, मौसम संबंधी मानचित्र। राजनीतिक अध्ययन करने के लिए हमें राजनीतिक मानचित्र की जरूरत पड़ती है और मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें भौतिक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है और मौसम संबंधी मानचित्र की भी आवश्यकता पड़ती है। द भाग, मानचित्रों का प्रयोग तुलनाओं व व्याख्याओं को करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष क्षेत्र में मौसम की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए मौसम मानचित्र की भौतिक मानचित्र के शीर्ष पर रखा जा सकता है। नंबर 2 पे आता है मानचित्रों के प्रकार। मानचित्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, उद्देश्य के अनुसार। नंबर ए, भौतिक मानचित्र या स्थलाकृति मानचित्र पृथ्वी की विविधता जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों आदि को दिखाने के लिए भौतिक मानचित्र का प्रयोग या उद्देश्य के अनुसार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बी आता है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों की राजधानियों, तहसीलों, सीमाओं का अध्ययन करने के लिए हमें राजनीतिक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। नंबर सी पे आता है विषयपरक मानचित्र। इसके बारे में हम बताते हैं कि केवल कुछ चुनी हुई विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें विषयक मानचित्रों की जरूरत पड़ती है, किसी विशेष चीज़ के अध्ययन करने के लिए, या जनसंख्या के संबंधित हो, चाहे वर्षा से संबंधित हो। नंबर 2 पे आता है पैमाने व दूरी के अनुसार। ये नीचे दिए गए बता रहे हैं कि छोटे पैमाने के मानचित्र होते हैं और एक होते हैं बड़े पैमाने के, एक होता है प्रतिनिधि भिन्न, प्रदर्शक भिन्न के। तो हम इसके अंदर 2 करते हैं, छोटे पैमाने के मानचित्र। जब छोटे मानचित्र पर बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है तो ये छोटे पैमाने के मानचित्र कहलाते हैं। ये हमें छोटे पैमाने के जो मानचित्र होते हैं हमें बहुत सीमित मात्रा में सूचना देते हैं, क्योंकि कम होता है इनके ऊपर। बी नंबर 2 पे आता है बड़े पैमाने के मानचित्र। यदि हम किसी क्षेत्र के भाग को उस स्थान के माप के कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो ये बड़े पैमाने का मानचित्र होता है। बड़े पैमाने के मानचित्र पर अपेक्षाकृत अधिक सूचनाएं दी जा सकती है। आगे नंबर 3 पे आता है मानचित्र के आवश्यक गुण, कि मानचित्र के अंदर गुण क्या होते हैं। कि हम कह सकते हैं कि कोई मानचित्र हो, उसके क्या क्या गुण होता है, हमें मानचित्र से क्या कुछ हमें मिलता है समझने को, वो उसके गुण होते हैं। नंबर 1 आता है कि कोई मानचित्र होता है उसके अंदर ये
3-4 चीज़ें अति होने आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है। नंबर 1 पे आता है दूरियाँ। मानचित्र पर दूरी ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले मानचित्र पैमाने को ढूंढना पड़ता है, और जिस प्रकार मानचित्र बुक के अंदर दिखाया गया है कि हमें पैमाना अति जरूरी होता है। पैमाने के द्वारा हम दूरियां मापते हैं। उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर को हम 1 किलोमीटर के रूप में माप सकते हैं। इसका अर्थ है कि मानचित्र के ऊपर क्या है कि 1 सेंटीमीटर भाग है वो 1 किलोमीटर का भाग दिखा रहा है। नंबर 2 आता है रेखीय या लेखा चित्रीय। जब पैमाना कोई भी पैमाना होता है तो हमें एक रेखा में दिखाया जाता है, तो वह रेखीय पैमाना कहलाता है। नंबर 3 पे आता है दिशाएं, कि कोई भी पैमाना हो उसके ऊपर दिशाओं का दिखाना अति आवश्यक होता है। जब भी हम कोई आकृति या कोई मानचित्र बनाते हैं तो ऊपर एन का निशान होता है। वह एन क्या अर्थ होता है कि ये उत्तरी भाग, उत्तर हमेशा एन का। तो दिशाएं जो है अति इम्पोर्टेंट होती है। दिशाओं के बिना मानक भ्रामक हो सकता है, इसलिए कि दिशाएं ऐसे ही महत्वपूर्ण होती है कि जैसे कि हमें मानचित्र पर पैमाना, मानचित्र पर दिशा को उत्तर दक्षिण दिशा रेखा के रूप में उत्तर दिशा को दिखाया जाता है। अब आगे आता है परंपरागत चिन्ह व संकेत। मानचित्र पर विभिन्न भौतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह परंपरागत चिन्ह कहलाते हैं। यानी हमें कोई भी चीज़ की आकृति दिखानी हो वो चिन्हों के द्वारा दिखाई जाती है, तो उसे परंपरागत चिन्ह कहते हैं। लेकिन आकार माप में परिवर्तित होते रहते हैं। ये परंपरागत चिन्ह में अलग स्थलाकृति मानचित्रों में प्रयुक्त होने वाले भूभाग के विस्तार के प्रतिरूप को दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी आकृति हमें दिखाई जाती है, प्रतिरूप दिखाया जाता है, उनके लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार क्या बताया गया कि कृषि प्रधान क्षेत्र यानी कृषि वाले क्षेत्र को हम पीला दिखाते हैं, वनों के क्षेत्र को हम गहरा हरा दिखाते हैं, घास के मैदान है वो हल्का हरा रंग का दिखाते हैं, बंजर धरती होती है जहाँ पर कोई खेती वगैरह नहीं होती वो उसका रंग भूरा दिखाया जाता है, और जैसे गांव है, शहर है, सड़कें हैं वो लाल दिखाई जाती है, और जो जलीय भाग है यानी जो पानी वाला भाग है वो नीला दिखाया जाता है। आगे आता है ढांचा या रेखा चित्र क्या होता है। पहले हम इसके अंदर बात कर चुके थे मानचित्र बनाने के लिए कि मानचित्र जो क्या होता है और ग्लोब क्या होता है। अब हम बताएं कि रेखा चित्र क्या होता है। कोई भी आकृति होती है, रेखाओं द्वारा कोई आकृति बनाना रेखा चित्र कहलाती है। मानचित्र बनाने के बारे में जो बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि वे विशेष पैमानों के अनुसार बनाए जाते हैं, लेकिन हम उन स्थानों को दिखाने या बताने के लिए उबड़ खाबड़ चित्र बनाते हैं जहां हमें जाने की ज़रूरत है। एक खराब चित्र जो विभिन्न स्थानों के मध्य दूरियों को बिना मापे बनाया जाता है स्केच या ढांचा कहलाता है। यानी जो स्केच होता है, रेखा चित्र होता है, इसके अंदर दूरी महत्वपूर्ण नहीं होती, एक रफ आकृति होती है, ये चीज़ उस तरह की होगी, वो डिजाइन दिखाया जाता है, उसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। आगे आता है योजना। कभी कभी तुम सही मानचित्र चाहते हो जब तुम मानचित्र पर छोटे क्षेत्र जैसे इमारत का नक्शा देख रहे हो। यह बिल्कुल वास्तविक होता है। उदाहरण के लिए यदि तुम्हें नए घर में जाना है, कोई घर बनाना है, तो हमें वास्तविक मानचित्र योजना देना पड़ता है। आगे आता है कक्षा की योजना। इसके अंदर बताया गया है कि सही नक्शा उपयोगी होता है जो प्रत्येक कक्ष लंबाई व चौड़ाई, खिड़कियों की, दरवाजों की ऊंचाई आदि दिखाएगा। छोटे क्षेत्र के लिए ऐसा सही मानचित्र गौण चीज़ें भी दिखाता है, योजना कहलाती है। योजना का पैमाना मानचित्र से भिन्न होता है। मानचित्र बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर का मैदान शायद 100 किलोमीटर दिखाया जाता है। योजना छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 4। इसके बारे में हमने सारा आपको पढ़ के बता दिया है। ये आपको 1 बार 2 बार पढ़ना है। अगली वीडियो में हम इसके छोटे क्वेश्चन, रचनात्मक कार्य वगैरह करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ऑनलाइन स्टडी करते रहो। अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।